वोटों की वो 24 घंटे में से पहले ही संपन्न हो जाती है लोकसभा जैसे बड़े चुनाव का, और परिणाम सामने होते हैं। हमने देखा है कि 2000 में अमेरिका के चुनाव 36 दिनों में भी अमेरिका का चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वहां के राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम घोषित नहीं कर पाया था। श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी। आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इलेक्शन रिफॉर्म्स की चर्चा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद। आज जब हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की चर्चा कर रहे हैं तो इलेक्शन प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए और प्रजातंत्र को एक रूप देने का काम इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स के माध्यम से होता है। जब हम प्रजातंत्र की चर्चा करते हैं तो डेमोक्रेसी हमको सिर्फ संविधान के अनुच्छेद और संविधान के प्रावधान से ही प्राप्त नहीं हुआ है। प्रजातंत्र हमारे संस्कृति में, हमारे जीवन शैली में, हमारे एथोस में वो रचा बसा है। और हम यहां तक भी कहते हैं कि भारत, इट इज नॉट ओनली डेमोक्रेसी बट इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जहां हम प्रजातंत्र के प्रति सारा देश समर्पित है, वहीं हम वोट का महत्व भी जानते हैं। ये एक एक वोट देश की दिशा, देश की दशा, कंट्रीज डायरेक्शन और डेस्टिनी, इसको तय करता है। और इसलिए हम सब लोग जागरूक होकर किस तरीके से चुनाव के रिफॉर्म समय समय पर आते रहे ताकि प्रजातंत्र मजबूत हो, उसकी जड़ें और मजबूत हो। ये सतत प्रयास, ये कंटिन्यूअस प्रयास हम सब लोग करते रहते हैं। हमारी संवैधानिक बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारी संवैधानिक बॉडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जुडिशरी, ये सभी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस जैसे जैसे मजबूत होती हैं वैसे वैसे निश्चित रूप से प्रजातंत्र की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और इसीलिए यह हम सब की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की सैंक्टिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सैंक्टिटी के साथ साथ इनके प्रति प्रयोग किए जाने के शब्दों पर भी हमको बहुत जिम्मेवारी के साथ अपना वक्तव्य रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिफॉर्म्स के साथ एक लंबी यात्रा की है, उस लंबी यात्रा में शुचिता के साथ देश एक के बाद एक चुनाव कराता चला गया है। यह इलेक्शन कमीशन को, इसके लिए नहीं सिर्फ मेरे तरफ से बल्कि कंप्लीट हाउस की तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इस काम को किया है। और दुनिया की निगाहों में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अपना स्थान है। 1.4 प्लस बिलियन पॉपुलेशन का, जनसंख्या का चुनाव कराना, और वह भी चुनाव उनके मत को पूरी तरीके से हिफाजत से रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना, यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह दुनिया में अद्वितीय है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो सतत प्रयास किया है, अभी अभी सुरेंद्र नागर जी ने चर्चा की, उन्होंने चर्चा की कृपलानी के समय में चुनाव आयोग की क्या स्थिति थी। उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से
बीडी दास बाबा साहब के चुनाव में किस तरीके की बातें हुई। उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर टंडन साहब ने चुनाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी थी। ये सारी बातें हम सबके सामने हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दशकों तक इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर और इलेक्शन कमीशन के काम को देखने की जिम्मेवारी एक पार्टी की थी, और वो पार्टी लंबे समय तक राज में रही। और मैं उसको और सीमित करूं तो वो एक पार्टी नहीं, एक परिवार के पास थी। और तब तो कभी कोई इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं खड़े हुए, तब तो कोई प्रश्न खड़ा करने की बात नहीं थी। और अगर मैं कहूं, इस संसद के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति जिसकी चर्चा हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी डेरेक ओब्रायन ने भी की, और उन्होंने कहा कि हम एसआईआर पर चर्चा चाहते थे। मैं आपके माध्यम से देश को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी किसी भी विषय से चर्चा से नहीं हटती है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। अभी एसआईआर का विषय आया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिव रिवीजन। अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। अब इलेक्शन कमीशन का यहां कौन रिप्रेजेंटेटिव है जो उसका जवाब दे? तो बहस उस पर हो सकती है जिसका हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर चर्चा मांगी, सरकार तुरंत तैयार हुई और आज 57 स्पीकर्स बोल चुका हूं, मैं 58वां स्पीकर हूं जो बोल रहा हूं। और यह डिबेट लगभग 10 घंटे चली है। और इसीलिए जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एक एसआईआर के बारे में पिछले 4 महीने में देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि जैसे बहुत बड़ी धांधली हो रही है। और आप जैसी जिम्मेवार पार्टी, मुझे तो कभी दुख होता है जयराम जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली कर रही है और उस रैली के शब्दावली वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर। जिसको कभी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल, ऐसे लोगों ने, आप उनके रेजोल्यूशंस को पढ़िए और आज की कांग्रेस पार्टी के उस स्लोगन को पढ़िए तो समझ में आ जाता है कि कितना पानी गंगा जमुना से बह चुका है, कितना पानी बह चुका है। मैं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जब चर्चा करता हूं तो मैं स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन आर्टिकल 324 के तहत हुई और यह संवैधानिक संस्था, इसको इलेक्शन के लिए पावर दिया गया कि यह इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरा करे, वोटर का डेफिनेशन तय करे और वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करे और समय समय पर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करे। यह इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है। आज एसआईआर पर चर्चा चल रही है। एसआईआर है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। It is under the constitutional power of the election commission to purify and to rectify the voter list from time and again. ये उसका काम है, ये मैंडेट है उसको। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराए। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का काम कर रही है। अभी जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयरिंग ऑफ द वोटर लिस्ट आती है तो आर्टिकल 324 पार्ट 15 यह ताकत देता है इलेक्शन कमीशन को कि कंप्लीट कंट्रोल में इलेक्शंस करवाए, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। यह ताकत उसको दी है। आर्टिकल 325 ने यह ताकत दी है
कि वो इंश्योर करे कि नो एलिजिबल वोटर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट, नो एलिजिबल वोटर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट, एंड नो इनएलिजिबल वोटर शुड बी इंक्लूडेड इन द वोटर्स लिस्ट। और आर्टिकल 326 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को डिफाइन करती है कि वो उसका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और कंडीशंस फॉर बीइंग अ वोटर तय करे। इन 3 आधारों पर वो तय करेगी, उसको डिफाइन करेगी वोटर को, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस। और कंडीशंस क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन सबसे पहला है he or she should be the citizen of India, Republic of India। उसको सिटीजन होना पड़ेगा, वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कोई क्राइम और करप्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को मैंडेट है कि वह इसको स्ट्रिक्टली इस एलिजिबल क्राइटेरिया को पूरा करे। अब ये पूछते हैं कि एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों? ये एसआईआर कोई नया नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 1952 से शुरू हुआ था। 1952 में जब ये हुआ तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1957 में हुआ तब भी जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 1961 में हुआ तब भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1965 में हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। 1983 में हुआ तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1987-89 में हुआ तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 1992 में हुआ तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। 2002 में हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2004 में हुआ तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब अगर आप देखें तो सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ करके बाकी सारे एसआईआर्स आपके ही प्रधानमंत्री काल में हुए हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब जब हम 2004 की बात करते हैं तो आखिर ये 2004 के बाद 2025 तक जो एसआईआर होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ और होने की आवश्यकता क्या आ गई, वो भी हमको समझ लेना चाहिए। एक तो 2004 में भी किसी पार्टी ने अपोज नहीं किया और ये प्रोसेस को वोटर लिस्ट जो विशिएटेड होती है उसको ठीक करने का ये एक तरीका है, एक प्योरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट का तरीका है और ये पीरियोडिक है और ईसीआई को ये पूरा अधिकार है जो वो कर रही है। इसलिए ये जो बार बार चर्चा चलती है वोट चोरी, एसआईआर, 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 सबसे पहले तो हम समझ लें, हम यहां हो ना हो, आप वहां हो ना हो, एसआईआर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और ये एसआईआर चलता रहेगा, प्रजातंत्र चलता रहेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। अब देखिए कॉम्प्रोमाइजेस कैसे होते हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर साहब आए और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत नो रिटर्निंग ऑफिसर विल हैव द राइट टू डिलीट द वोटर लिस्ट। दिस इज अ शिफ्ट फ्रॉम द कोर्स ऑफ एक्शन विच इलेक्शन कमीशन वाज टेकिंग। और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तब तक नेम्स का डिलीट होना नहीं हुआ। इसके कारण a huge number of votes which were to be deleted were not deleted because somebody died, somebody got married and went to another place, somebody got transferred, somebody moved out from the state। लेकिन 2004 से 2025 तक अभी तक वो वोटर लिस्ट से डिलीट करने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर का ले लिया गया। आप बताइए अब ऐसे समय में सभापति जी एसआईआर का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? It becomes more important to have a special intensive revision
because since 2010 till 2025, you have not deleted the voters who got married and went to different place, who left the place and moved out to another state, who died, who are no more in this world. आपको उसको ऐसा इंटेंसिव रिवीजन में लेने की आवश्यकता होती ही है, और वो आपने उस काम को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है. What is special intensive revision? It is to remove the names of the dead, selectively delete the foreign nationals and cut the double voters. अब double voters भी हैं. अब मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा. Tiruchi Shiva wants to intervene. Only on point of order. चलिए. Inform. We just want to clarify. None of us are against the SIR. The processes, of course, have to be conducted. But the manner and method of being done is only the question. That's our contention. One aspect is clear, that they are not against SIR. Now we are coming. Let me complete my. अब एक बहुत बड़ी बात आती है SIR में, वो है कि हम क्या जो फॉरेन नेशनल्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको हम अपने वोटर्स लिस्ट में स्थान दें क्या? अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हमें प्यूरिफाई उसको पूरे लेटर और स्पिरिट में करने की आवश्यकता होगी, और शुद्धिकरण करने के लिए ये वोटर लिस्ट का काम चल रहा है. ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ, आऊंगा आगे. ये चुनाव के नतीजे आए हैं, ये चुनाव के नतीजे आपको तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन आप दरवा कहीं और लगा रहे हो, मर्ज कहीं और है. आपको अपना मर्ज ढूंढना पड़ेगा, और सिर्फ